अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी वाया कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं बहुत आसान अल्फाज में आप लोगों को इनकम टैक्स के हवाले से बताऊंगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करें वो करेंगे व्हाट इज़ इनकम टैक्स, टैक्सेबल इनकम एंड टोटल इनकम, हेड्स ऑफ इनकम, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन्स, टैक्स अप्लाइड रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, फाइनल एंड फिक्स्ड इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स क्या होता है और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट इज़ टैक्स ईयर, पेइंग टैक्स फ्रॉम इनकम मीन्स यू आर फाइलर, यानी कि अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो इसका मतलब आप फाइलर हैं या नहीं, एडजस्टेबल टैक्स, व्हाट इज़ डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्स रिडक्शन, टैक्स क्रेडिट और सैलरी इनकम टैक्स को हम सबसे एंड में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है। ये जैसे कि इसके नाम है इनकम टैक्स, इससे भी वाज़ेह हो रहा है कि जो भी हम इनकम कमाते हैं, इनकम की बेस के ऊपर जो हम टैक्स देते हैं उसको इनकम टैक्स कहा जाता है। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैलकुलेट किया जाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इनकम टैक्स के बारे में बता दूं, जो आप अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं उसको इनकम टैक्स कहा जाता है। इसके अलावा बहुत से टैक्सेस हैं, बहुत से आपको जो है वो टैक्सेस के नाम पता होंगे, लेकिन जैसे सेल्स टैक्स हो गया, एफईडी हो गया, ड्यूटीज़ हो गई, फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स हो गए, इस तरह के यानी कि मुख्तलिफ़ टैक्सेस हैं। लेकिन जो इनकम के ऊपर जो आप टैक्स देते हैं उसको आप इनकम टैक्स कहते हैं। टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम ये क्या है। टैक्सेबल इनकम ऐसी इनकम होती है जिसके ऊपर हमने टैक्स देना होता है, उसको टैक्सेबल इनकम कहते हैं। और टोटल इनकम के अंदर टैक्सेबल इनकम प्लस इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इन दोनों को जब कैलकुलेट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, तो वो टोटल इनकम होती है। टोटल इनकम के अंदर टैक्सेबल इनकम प्लस ऐसी इनकम जिसके ऊपर हम टैक्स नहीं देते, एग्जेम्प्ट, जो टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है, उसको हम जो है वो टोटल इनकम, दोनों को कैलकुलेट कर लिया जाता है तो ये टोटल इनकम बन जाती है। हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम सबसे पहले सैलरी है, जो आप अपनी तनख्वाह से कमाते हैं, वो एक हेड है। बहुत आसान इसकी रिटर्न भरना है, आप मेरी दूसरी वीडियोस के अंदर जाके आप देख सकते हैं, बल्कि मैं ये अभी आपको ऊपर लिंक आ रहा है, आप इस लिंक के थ्रू भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का तरीका देख सकते हैं सैलरी के हवाले से। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से जो आपकी इनकम मिलती है वो एक हेड है, यानी कि किस तरीके से प्रॉपर्टी के थ्रू इनकम होती है जी। आपने अगर रेंट पे दी हुई है किसी को प्रॉपर्टी, बैंक को दी हुई है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दी हुई है, या आपने कोई या वैसे ही किसी को रहने के लिए दी हुई है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो आपका एक हेड है। एज ए रेंटल इनकम जो आपकी इनकम होती है वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस के थ्रू आपने जो इनकम कमाई है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। कैपिटल गेन, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, डिविडेंड्स, डिबेंचर्स, इनके थ्रू आपने जो कुछ गेन किया है तो वो कैपिटल गेन्स हैं। और ऐसी इनकम जो इन सब हेड्स में नहीं होती, आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन्स। ऐसे रेजिडेंट पर्सन्स कौन से होते हैं और नॉन रेजिडेंट पर्सन्स कौन से होते हैं। रेजिडेंट पर्सन ऐसे पर्सन होते हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान में 183 डेज़ या इससे ज़्यादा पाकिस्तान में स्टे किया होता है, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने 183 दिन
पाकिस्तान में या 183 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान में स्टे किया होता है उनको रेजिडेंट पर्सन्स कहा जाता है। एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसके अंदर जो है डिपार्चर और अराइवल, एयरपोर्ट पे जब वो आए हैं और गए हैं वो दिन भी कैलकुलेट किए जाएंगे। अब रेजिडेंट पर्सन्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पाकिस्तानी ही रेजिडेंट पर्सन होगा। एग्जाम्पल, एक बंदा अगर यूके से आया हुआ है और वो पाकिस्तान में 183 डेज़ या इससे ज़्यादा उसने पाकिस्तान में एक टैक्स ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, टैक्स ईयर में उसने जो है वो स्टे किया है, तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट पर्सन बन जाएगा। ठीक है, लाजमी नहीं है कि वो पाकिस्तानी ही हो। बाहर से कोई बंदा आके भी अगर पाकिस्तान में स्टे करता है तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट पर्सन बन जाएगा। और जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं, जो जैसे एम्बेसी के अंदर लोग गए हुए हैं, कोई दुबई गया हुआ है, कोई यूके गया हुआ है, कोई अमेरिका गया हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जहाँ पे एम्बेसीज हैं वहाँ पे पाकिस्तानी लोग जो हैं अपॉइंट हैं, तो वो लोग बेशक बाहर रह रहे हैं लेकिन वो पाकिस्तान के ही रेजिडेंट पर्सन कहलाएंगे क्योंकि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही उनको सैलरी दे रही है। और एक और चीज़ इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ जो इसके अंदर नहीं अभी लिखी हुई, अगर कोई बंदा एग्जाम्पल कर लेते हैं कि इंग्लैंड से उसने तुर्की जाना है, लेकिन वो इंग्लैंड से सबसे पहले पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान से आके तुर्की जाता है, इस दौरान वो एक दिन एयरपोर्ट पे स्टे करता है, तो जो उसने एयरपोर्ट पे एक दिन स्टे किया है तो वो उसका एक दिन इसके अंदर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। एक और चीज़ मैं इसके अंदर इजाफी आपको बता दूं, जितनी भी छुट्टियां होती हैं, ऑफिशियल छुट्टियां या नॉन ऑफिशियल छुट्टियां, वो सारी आपका अगर आपने पाकिस्तान में स्टे किया है, बेशक छुट्टियां रही हैं, तो वो आपका स्टे कंसीडर किया जाएगा रेजिडेंट की कैलकुलेशन करते वक्त। नॉन रेजिडेंट पर्सन ऐसे पर्सन होते हैं जिन्होंने 183 डेज से कम जो है पाकिस्तान में स्टे किया होता है। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके अंदर और क्लैरिटी दे देता हूँ। देखें, पाकिस्तानी जो लोग इधर से गए होते हैं, दुबई, कुवैत, बाहर के मुल्क में जॉब करने गए होते हैं, वो पाकिस्तानी नेशनल हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी सारी टाइम पूरे टैक्स ईयर के अंदर उधर स्पेंड किया तो वो पाकिस्तान के नॉन रेजिडेंट होंगे क्योंकि उन्होंने 183 डेज़ या 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में स्टे नहीं किया। नेशनल्स और नॉन नेशनल्स, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट एक दूसरे से डिफरेंट है। टैक्स अप्लाइड रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट पर्सन्स जो होते हैं उन्होंने जो पाकिस्तान में कमाया होता है और ग्लोबली सोर्स इनकम है, इसके ऊपर उन्होंने टैक्स देना होता है। जो नॉन रेजिडेंट पर्सन्स होते हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान में कमाया होता है उसी के ऊपर टैक्स देना होता है। फाइनल एंड फिक्स टैक्स, ये जो है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम हमेशा ट्रीट किया जाता है। इसका जो है अलहदा ही स्लैब्स होती हैं, ये दूसरी इनकम के साथ इसको क्लब नहीं किया जाता। इसके अंदर बेशक आप मिनिमम भी इनकम कमाते हैं तब भी आपका वही टैक्स लगता है। इसके अंदर लाजमी नहीं है कि आपकी 6 लाख रुपए से इनकम ज़्यादा होगी तो फिर ही आपने टैक्स देना है। आपने अगर इसके अंदर 1 लाख रुपए भी कमाया तो 1 लाख रुपए के ऊपर आप उस हिसाब से टैक्स दे देंगे। और जिस तरीके से अगर आपने 1 करोड़ रुपये कमाया है तो आप 1 करोड़ के हिसाब से इसके ऊपर टैक्स दे देंगे। इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो सेपरेट की जाती है। एग्जाम्पल इसकी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जितने भी इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, इसकी जो इन्होंने अगर 1 लाख रुपए की पॉलिसी की, 1 लाख रुपए की पॉलिसी के ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो उसके ऊपर जो है वो पे कर देंगे, वो काट लेगी इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसे देते वक्त। और अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपये की है तो वो 1 करोड़ रुपये के हिसाब से कर लेंगे। इसके जो है वो टैक्स स्लैब जो होती है वो फाइलर और नॉन फाइलर की बेस पे तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वैसे जो है वो सेम होती है। बेशक जितना भी कम बिजनेस करें या जितना भी ज़्यादा इस स्लैब के अंदर बिजनेस करें। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो होती है ये FBR इसका टैक्स नहीं लेती। FBR में जब भी आप इसकी रिटर्न भरेंगे, बेशक आप 1 करोड़ पे FBR को लिख दें, FBR इसके ऊपर टैक्स नहीं लेगी। ये FBR फेडरल इसके ऊपर जो है वो टैक्स नहीं लेती।
एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर हमेशा सूबे टैक्स लेते हैं। जैसे अगर किसी बंदे ने लिखा कि मैंने 50 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम से कमाया है, तो वो FBR उसके ऊपर कैलकुलेट नहीं करेगी, लेकिन सूबा उसको चालान बना के भेज देगा असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू कि भाई आपने 50 लाख रुपए बताया है कि आपने FBR एग्रीकल्चर के थ्रू कमाया है, तो आपके ऊपर इतना टैक्स बनता है, तो आप अपना ये टैक्स पे करें। पंजाब के मुताबिक, पंजाब का जो एग्रीकल्चर का जो टैक्स का रूल है उसके मुताबिक 2 तरीक़ों से टैक्स लगता है। एक इनकम की बेस के ऊपर टैक्स लगता है, दूसरा आपकी लैंड की बेस के ऊपर टैक्स लगता है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं ये ऊपर उसका लिंक भी आ रहा है, आप जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। इन दोनों तरीक़ों में से किसी एक तरीके से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है कैलकुलेट होता है, और कौन सा तरीका अडॉप्ट करेंगे, इन दोनों में से तरीक़ों में से जिस तरीके से ज़्यादा इनकम टैक्स का वोचर बनेगा वो तरीका जो अडॉप्ट किया जाएगा। अब क्या है तरीके जी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तरीका ये है कि 80,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप एग्रीकल्चर इनकम सालाना शो करवाते हैं तो आपके ऊपर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लग जाता है। दूसरे नंबर पे आपकी इनकम, आपकी अगर ज़मीन 12.5 एकड़ से ज़्यादा है तो आपके ऊपर टैक्स लग जाता है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपकी 1 एकड़ ज़मीन है, अब आपको सेकंड वाला तो नहीं लगेगा, लेकिन आपने अगर कह दिया कि मैंने इनकम कमाई है जी 2 लाख रुपए, बेशक आपकी 1 एकड़ ज़मीन है लेकिन आपको 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। हाँ, फिर अगर आपकी 25 एकड़ ज़मीन है और आपने अपने लिखा है कि मैंने जी कमाया है सिर्फ़ और सिर्फ 50,000 रुपये, फिर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो आपका ज़मीन की बेस के ऊपर पे टैक्स लगेगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, मज़ीद आप मेरी वीडियो देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा। टैक्स ईयर क्या है, व्हाट इज़ टैक्स ईयर? टैक्स ईयर हमेशा जो है 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक जो है वो टैक्स ईयर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अभी है अगस्त चल रहा, अगस्त 2020, 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक जो टैक्स ईयर होगा वो टैक्स ईयर है, और वो टैक्स ईयर होगा 2021 का। अब जो रिटर्न्स जा रही हैं वो टैक्स 2020 की जा रही हैं, वो जा रही हैं 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक। ये है टैक्स ईयर 2020, इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हैं और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे, तो इसका मतलब आप फाइलर हैं। इसका आंसर है जी नो। इनकम टैक्स देना अलग चीज़ है और इनकम टैक्स रिटर्न भरना अलग चीज़ है। इनकम टैक्स बेशक आप करोड़ों रुपए दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे तो आप फाइलर नहीं होंगे। और अगर आप इनकम टैक्स 1 रुपया भी नहीं दे रहे लेकिन आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवा रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न की फ़ाइल सबमिट करवा रहे हैं, तो आप फाइलर होंगे। फाइलर और नॉन फाइलर होना आपकी इनकम टैक्स के ऊपर नहीं है बेस कर रहा, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर बेस करता है, और वो भी इन टाइम। अगर आपने टाइम के बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाई तो फिर भी आप फाइलर नहीं होंगे, उसके लिए आपको चालान जमा करवाना पड़ेगा। कंपनीज जो हैं वो 40,000 का चालान जमा करवाती हैं, AOP 10,000 का चालान जमा करवाती हैं, और इंडिविजुअल 1,000 का चालान जमा करवाते हैं, फिर जाके वो फाइलर लिस्ट में शामिल होते हैं। और हमेशा जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग होती है वो 30 सितंबर होती है। एडजस्टेबल टैक्स, एडजस्टेबल टैक्स क्या होते हैं, हम अब ये डिस्कस करेंगे। एडजस्टेबल टैक्स ऐसे टैक्सेस होते हैं जो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब सबमिट करवा रहे होते हैं तो आप अपने ये वाले टैक्स उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे सैलरीड इनकम जो होती है, सैलरीड इनकम में से ऑलरेडी पहले ही टैक्स कट के सैलरी आती है। जैसे अब अगस्त 2020 चल रहा है और ये टैक्स ईयर 2021 की जो इनकी अब सैलरीज में से जो टैक्स कट रहा है वो टैक्स ईयर 2021 का कट रहा है। और अगर
टैक्स रिडक्शन फ्रॉम बैंक, बैंक से अगर आपने पैसे निकलवाए हैं, आपका जो टैक्स कटा है, तो 50,000 रुपये से ज़्यादा आपको पता है एक दिन में पैसे निकलवाते हैं तो टैक्स लगता है नॉन फाइलर्स का। तो अगर ऐसा टैक्स है तो वो आप अपने इसके एडजस्ट कर सकते हैं। मोटर व्हीकल टोकन टैक्स जब आप पे करते हैं उसके अंदर एक इनकम टैक्स की स्लैब होती है, इनकम टैक्स आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। सारे का सारा टोकन टैक्स नहीं एडजस्ट कर सकते, सिर्फ इनकम टैक्स जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हैं तो उसके ऊपर इनकम टैक्स की एक स्लैब होती है, वो आप इसको कर सकते हैं। प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो आप टैक्स पे करते हैं। तो वो जो आपने टैक्स पे किया है वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने एनुअल टैक्स के अंदर। मोबाइल जो आप लोड करते हैं उसके ऊपर जो आप अपना टैक्स पे करते हैं, आप उनसे टैक्स सर्टिफिकेट ले लें, वो जो टैक्स है वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं, मैंने एक्चुअली सिर्फ वही वाले लिए हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप फ़ॉरेन टिकट लेते हैं, जहाज़ की टिकट लेते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स है। इसके अलावा जो है आप ऑक्शन के अंदर गाड़ी लेते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स है। यानी कि ये हर चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्स इसके अलावा भी हैं, लेकिन मैंने वही आप उसकी जो है वो डिटेल जो है आप FBR की वेबसाइट से ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्स रिडक्शन एंड टैक्स क्रेडिट। डिडक्टेबल अलाउंस जो है वो ज़कात और चैरिटी जो होती है वो डिडक्टेबल अलाउंस होते हैं। ये डिडक्टेबल अलाउंस होते क्या हैं एक्चुअली? डिडक्टेबल अलाउंस ऐसे अलाउंस होते हैं जो आपकी इनकम में से डायरेक्ट माइनस होते हैं। आपको एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे आपकी इनकम है 12 लाख रुपए, लेकिन आपने 1 लाख रुपए ज़कात और चैरिटी दी है, तो फिर आपकी इनकम 12 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए माइनस की जाएगी। 11 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स होगा आपने वो पे करना है, 12 लाख रुपए के ऊपर टैक्स नहीं पे करना। इस तरीके से अक्सर क्या होता है कि लोगों को ज़्यादा स्लैब लग रही होती है, लेकिन ज़कात और चैरिटी के जब वो पैसे डालते हैं तो उनको मिनिमम स्लैब जो है लग जाती है। कई ऑर्गेनाइजेशंस ज़कात और चैरिटी में पैसे देकर अपने जो है इनकम टैक्स को कम करवाते हैं। और ज़कात और चैरिटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ज़कात और चैरिटी में जब आपने एंट्री करनी है तो वही आपने एंट्री करनी है जिसका आपके पास प्रॉपर सबूत हो, आपके पास वाचर हो। जैसे अगर एक बैंक अकाउंट में से अगर आपका ज़कात कटी है तो वो एक प्रॉपर आपके पास सबूत है, वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं ज़कात काटने का। लेकिन अगर आपने अपने रिश्तेदार को वैसे ही ज़कात दे दी है और आपने वो लिख दिया मैंने इतना ज़कात दिया है, आप वो प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है आपने वही इसके अंदर डिडक्टेबल अलाउंस के अंदर लिखना है, वो आप प्रूफ भी कर सकें। टैक्स रिडक्शन जो ऐसी होती है नॉर्मल टैक्स से जो कम टैक्स दिया जाता है। जैसे टीचर्स और रिसर्चर्स को FBR ने, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसिलिटी दी हुई है कि इन लोगों ने 40% कम टैक्स देना होता है। जैसे अगर कोई नॉर्मल टैक्स सैलरीड पर्सन अगर 12 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स दे रहा है, वही ये लोग 12 लाख रुपए के ऊपर जो नॉर्मल टैक्स बन रहा है उसका 40% कम देंगे। आप इनकी सैलरी स्लिप देखिएगा, इनकी हमेशा जो है वो टैक्स कम कटा होता है दूसरे पर्सन के थ्रू। और जो है इसके मैं एग्जांपल भी ले लेता हूँ। अगर नॉर्मल किसी बंदे का 10,000 रुपये टैक्स कट रहा है उतनी ही सैलरी के ऊपर, उतना ही अगर टीचर और रिसर्चर सैलरी ले रहा है तो उसका 6,000 टैक्स कटा होगा, 10,000 नहीं कटा होगा। जब भी और टैक्स क्रेडिट की हम बात करते हैं, टैक्स क्रेडिट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसका जो है वो लिंक भी ऊपर आ रहा है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप जो है वो मेरी वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आप ने अगर शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है, प्रूफ पेंशन फंड के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी ले सकते हैं। आपको टैक्स की कुछ छूट होती है। मज़ीद आप इसके बारे में जानने के लिए आप मेरी वीडियो जो है वो देख लें। सैलरी इनकम जो भी हम एम्प्लॉय से पैसे लेते हैं, बेशक वो यूटिलिटी अलाउंस है, बेशक वो आपका रेंटल अलाउंस है, हाउस अलाउंस है, अदर्स अलाउंस हैं, जितनी भी अलाउंसेस मिला दी, जब सारे अलाउंसेस को मिला के जो आपकी ग्रॉस आपकी जो बनती है वो आपकी सैलरी बनती है। जब भी आप किसी की सैलरी स्लिप देखें तो सैलरी स्लिप के ऊपर मुख्तलिफ ब्रेकअप्स लिखे होते हैं। उन सब ब्रेकअप्स को आप जब मिलाते हैं जो आपकी टोटल इनकम बनती है वो आपकी सैलरी बनती है।
इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको डिस्कस करता जाऊँ, कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिनका काम ही ट्रैवलिंग करना होता है, और वो जॉब बगैर ट्रैवलिंग के जो है वो नहीं हो सकती, और उसके ऊपर जो है वो कंपनी उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दे रही होती है। वो बाद में क्लेम किया जाता है, एक्चुअली वो सैलरी के अंदर नहीं दिया जाता, वो ट्रैवलिंग अलाउंस बाद में क्लेम किया जाता है। ऐसे ट्रैवलिंग अलाउंस जो सोलली 100% बिजनेस के लिए ट्रैवल किए जाते हैं और वो किया जाता है, तो वो उसके ऊपर जो वापस किए जाएंगे पैसे, उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन टैक्स नहीं काटेगी, वो आपको एज इट इज़ दे देगी, क्योंकि आपने जो भी है खर्चा वो उसी के ऊपर ही, ट्रैवल के ऊपर ही किया आपने, वो ट्रैवल्स की रसीदें दी और उन्होंने वापस आपको पैसे कर दिए। फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना आपको चीज़ें दी होती हैं, जैसे गाड़ी दी होती है। इधर हम अब होती है कि अब देखेंगे कि गाड़ी उसकी प्राइवेट यूज़ है या ऑर्गेनाइजेशन के यूज़ में है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे, इन अ टैक्स ईयर मोटर व्हीकल इज़ प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय होली और पार्टली फॉर द प्राइवेट यूज़ ऑफ द एम्प्लॉय द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी। अगर उसके प्राइवेट यूज़ कर रहा है वो गाड़ी को, ऐसी गाड़ी जो उसे ऑर्गेनाइजेशन ने दे दी है, भाई घर में बस बच्चों के लिए आने जाने के लिए रख लो, वो भी प्राइवेट यूज़ के लिए, वो होली प्राइवेट यूज़ के लिए है। पार्टली के लिए वो सुबह को ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए इस्तेमाल करता है, शाम को जो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए काम करता है, वो पार्टली प्राइवेट यूज़ हो गई। अब इसकी जो है कैलकुलेशन क्या होगी, इसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। इसके अंदर क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी। ये है क्या, ए हम कंसीडर करेंगे, ए इज़ द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर एक्वायरिंग द मोटर व्हीकल इफ़ द व्हीकल इज़ लीज्ड बाय द एम्प्लॉयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल कमेंस्ड ऑफ द लीज। हम व्हीकल की जो है वो प्राइस जो है वो लिखेंगे ए की जगह। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने वो बैंक से फाइनेंस करवा के दिया है, फिर आप, क्योंकि वो तो महंगी पड़ेगी, लेकिन फिर भी जो उस व्हीकल की जो मार्केट वैल्यू है वही लिखेंगे। ये मैटर नहीं करता कि वो किस तरीके से उन्होंने लेके दी है, व्हीकल की वैल्यू लिखेंगे। बी अब क्या है, वेयर द व्हीकल इज़ होली और प्राइवेट यूज़ 15%। अगर तो प्राइवेट यूज़ के लिए है और हमें सारी के सारी प्राइवेट यूज़ के लिए है, तो 15% के साथ इसको हम ज़रब देंगे। और अगर वो प्राइवेट और कंपनी दोनों के यूज़ के लिए है तो 7.5% उसके ऊपर करेंगे। हम ले लेते हैं एग्जांपल कि उसकी होली सारी की सारी प्राइवेट यूज़ के लिए है, यानी कि 10 लाख की गाड़ी है, एक ए हम डिस्कस कर लेते हैं, 10 लाख की गाड़ी है। बी है जी 100% उसके यूज़ के लिए, उसका 15%, ये कितना हो गया, 10 लाख का 15% 1.5 लाख रुपए, माइनस सी हम लेंगे जो उसने शेयर डाला है, यानी कि ये आपका 10 लाख ज़रा 15% 1.5 लाख हो गया, माइनस सी उसने अगर 50,000 डाला है तो फिर 50,000 माइनस कर देंगे तो 1 लाख रुपए उसकी सैलरी के अंदर डाला जाएगा, एनुअल सैलरी के अंदर, उसके ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। उम्मीद है कि समझ लगी होगी। अगर आपको मज़ीद कोई कैलकुलेशन चाहिए हो, कोई आपको इसके बारे में कोई क्लैरिटी चाहिए हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा, बता दूंगा मैं आपको। ये है जी स्लैब्स में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस 6 लाख रुपए के ऊपर सैलरी इनकम की कोई भी टैक्स नहीं लगता, 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक टैक्स लगता है। 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, यानी कि 6 लाख रुपए से ऊपर जो आपकी अमाउंट होगी 12 लाख रुपए तक, वो 5% कैलकुलेट होगा। 6 लाख रुपए तक तो हर किसी को फ्री है ना, तो इस वजह से ये। तो इसी तरीके से तीसरे स्लैब के अंदर बात कर लें, 30,000 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख रुपए। ये 30,000 अगर मैं आपको बताऊँ, ये इसी तरीके से बाकी भी कैलकुलेशन नीचे ही है। 30,000 कैसे आया, अगर आप देखें 12 लाख रुपए से 6 लाख रुपए माइनस करें तो बाकी बचते हैं 6 लाख। 6 लाख के ऊपर 5% कैलकुलेट करें तो आपका 30,000 बनता है। तो ये इधर से आया है 30,000। तो अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं समझ लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, इधर मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक एम्प्लॉय ने कंपनी ज्वाइन की है जून में और उसको जून की सैलरी नहीं आई, तो अब उसको जुलाई में इकट्ठी सैलरी आई है, जून और जुलाई की, तो अब नेक्स्ट ईयर भी टैक्स ईयर स्टार्ट हो गया है, तो अब उसका जो टैक्स कटेगा वो किस तरह कटेगा।
जून और जुलाई की सैलरी के ऊपर टैक्स कटेगा, या जून का अलग कटेगा जुलाई का अलग कटेगा, किस तरीके से होगा आप लोग बता दें। चले मैं बताता चल रहा हूँ। सैलरी बेशक जुलाई के अंदर आई है, लेकिन वो क्योंकि जून की थी, जून का पिछले साल के हिसाब से होगा, टैक्स ईयर के हिसाब से होगा, और जुलाई का इस साल के जो नया टैक्स ईयर है उसके हिसाब से होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की भी कोई मसला ना हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। हाँ, जाते हुए मैंने आपको एक चीज़ नहीं कही, काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर लें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।